केस की टाइमलाइन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जब सूचना आई है तो इंदौर बिलासपुर जो नर्मदापुरम एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें 7 तारीख को जो है वो लड़की ट्रेन में बैठती है। 16 बजे इंदौर से स्टार्ट होती है और उसके बाद में फिर ये ट्रेन निकलती है इंदौर शुजालपुर होते हुए, ये भोपाल रानी कमलापति होते हुए इटारसी की तरफ आती है। और लड़की जो पहुंचनी चाहिए थी कटनी में उसके परिवार वालों को वो नहीं दिखती, तो परिवार वाले उमरिया में बताते हैं कि यार उसको ढूंढ लो एक बार। लड़की नहीं मिलती तो फिर वो 0 पे एफआईआर, वापस 0 पे एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होती है। और 8 तारीख को हमारे पास में ये सूचना आती है कि ऐसा एक मिसिंग पर्सन हुआ है। अर्चना तिवारी नाम की लड़की है जो इंदौर में बैठी थी और उसके बावजूद जो है वो घर पे नहीं पहुंची। 8 तारीख को RKMP थाना जो है रानी कमलापति, वहाँ पर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम हुई। कायम होने के बाद में फिर हमारी टीमें जो है वो एक्टिवेट हुई कि भाई लड़की जो है वो चलती ट्रेन में से एकदम से गई कहाँ पे, जब दिख ही नहीं रही है। फिर हम लोगों ने उसका डिटेल पता करना शुरू किया। टाइमलाइन अगर हम देखेंगे तो मैं 2 टाइमलाइन साथ साथ में आपको एक तो बता सकता हूँ। एक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो टाइमलाइन, और एक जो लड़की जिस तरीके से जो है वो ट्रेन से गायब हुई और उसके बाद में वो कैसे कैसे कहाँ पे गई उसकी टाइमलाइन। तो पहले हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन के बारे में बात करें अगर, तो 8 तारीख को एफआईआर कायम होती है और उसके बाद में फिर हम लोग इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेक जो होता है एक टीमें तैयार करना, उसके अंदर एक हम लोग CCTV फुटेज देखने के लिए जो है वो टीम तैयार कर लेते हैं। एक जो है तत्काल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके लड़की के माता पिता परिवार वालों से एक जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है उसको लेना स्टार्ट करते हैं कि भाई उनसे बात करो, लड़की कैसी थी, कहाँ पे थी, क्या कर रही थी, और किसी के साथ में उसका कुछ बातचीत थी क्या। एक हमारी साइबर टीम जो है वो एक्टिव हो जाती है कि भाई लड़की की जो है वो तत्कालिक रूप से अभी 1 से 1.5 महीने की CDR निकाल कर कि ऐसी कोई घटना उसमें से नज़र आती है क्या कि किसी से बात कर रही थी, क्या कर रही थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने टीमें गठित करना स्टार्ट किया। पहले दिन हम लोगों ने CCTV कैमराज वगैरह जो है वो आस-पास के देख लिए और साथ साथ में CDR निकाल लिए। CDR में जब हम लोगों को पता चला कि ये भोपाल में इसने लास्ट टाइम बात की थी माँ से और उसके बाद में फिर जो है इसकी कहीं पे भी बात नहीं हुई है, तो भोपाल और आसपास के प्रिलिमिनरी CCTV कैमरे हम लोगों ने खंगाल लिए। मगर जब उस ट्रेन के अंदर उसका पूरा के पूरा सामान जैसे कि वैसे पड़ा हुआ था, तो ये एक चीज़ की तरफ इंगित कर रहा था कि अगर लड़की को भागना होता तो वो सामान लेके भागती। अगर उसके साथ कुछ हुआ है, अगर वॉशरूम गई है और वहाँ से कुछ गिर पड़ गई है, कुछ इशू हुआ है, तो ये हो सकता है कि लड़की के साथ कुछ हादसा हुआ हो। तब तक जो हम लोगों ने एक IPDR करके होता है, इंटरनेट जो हम लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, तो उसमें जो हमारे IP इस्तेमाल होते हैं उसकी एक IPDR होती है। वो IPDR हम लोगों ने डाली हुई थी जिस दिन उसका मिसिंग हुआ था। 1.5 से 2 दिन के अंदर वो IPDR, 2 से 3 दिन के अंदर हम लोगों को IPDR भी मिली। IPDR में ये क्लियर हो गया हम लोगों को कि लास्ट जो लड़की का व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें चली है, फेसबुक वगैरह चला है, वो इटारसी के आसपास में वो जो मिडघाट करके जंगल वाला एरिया पड़ता है वहाँ पर है। तो हमारा शक उस टाइम पे गहरा गया कि हो ना हो कहीं ना कहीं इसके आसपास में। और एक और चीज़ उसके अंदर देखने लायक थी कि 3 से 4 अलग अलग IP सेशंस चल रहे थे और एकदम से सारे बंद हो गए। अब एकदम से बंद होने का 2 ही मतलब हो सकता है। एक तो लड़की जो है वो गिर गई और फ़ोन के ऊपर से कुछ चला गया है, और दूसरा एक तो वो फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ कर दिया गया है। अब हम लोगों ने सबसे पहले उस पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया लगभग 9-10 तारीख के आसपास में कि हम लोग तो ये देख ले कि भाई कहीं पे लड़की गिरी पड़ी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा के पूरा जंगल का एरिया है, बारिश का सीज़न है, झाड़ियाँ काफ़ी डेंस हो चुकी है और टाइगर रिजर्व वाला एरिया है। कोई जानवर वानवर अगर उसको खींच खाच के लेके जाता है तो अगर मांस वास पूरा निकल गया और सिर्फ हड्डियाँ बची तो कितनी हड्डियों का हम लोग DNA कराएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें कहीं पे लाश वगैरह कुछ मिल जाती है तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर ले। इसीलिए हम लोगों ने मिडघाट का जो जंगल वाला सेक्शन है जहाँ पे उसके सारे एकदम से जो इंटरनेट के सेशंस थे वो सारे के सारे अचानक से बंद हो गए थे, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। वहाँ पे हमारी 40-50 लोगों की टीम जो है उसको हम लोगों ने पूरा सर्चिंग ऑपरेशन वहाँ से करवाया। ट्रेन के
पटरी के दोनों तरफ जो है वो हमारा एक थाना प्रभारी उसका लीडर था। साथ साथ में हम लोगों ने वन विभाग की टीमों को भी लिया कि जंगल के एरिया को वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं। एक और हमने किया कि आसपास के जो गांव के लोग वहाँ पर चराने के लिए भी आते हैं जंगलों में, उन लोगों को भी साथ में लिया ताकि उनके अंदर ये बात पहुँच जाए कि इनकेस अगर हमारे सर्चिंग ऑपरेशन में कुछ नहीं निकल के आए और वो लोग क्योंकि डेली रूटीन में जाते आते रहते हैं, तो उनमें अगर ये बात फैल जाती है कि भाई ऐसा ऐसा किसी लड़की को ये लोग ढूंढ रहे हैं और कहीं पे कुछ सूचना मिलती है तो वो सूचना हमारे पास तत्काल आ जाए। तो हम लोगों ने वन विभाग के लोगों को उसके अंदर इंक्लूड करवाया, हम लोगों ने आसपास के लोगों को इंक्लूड करवाया और साथ साथ में पुलिस टीम पूरा सर्चिंग ऑपरेशन किया। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक हम लोगों ने ये पूरा सर्चिंग ऑपरेशन करवाया। लगभग 10-15 किलोमीटर का जो पूरा जंगल का एरिया है ट्रैक के दोनों तरफ, उस पूरे एरिया को हम लोगों ने जो है वो सर्च करवाया। साथ ही साथ में नर्मदा नदी जब थोड़ा उफान आ रहा था, बारिश का सीज़न था, इसलिए वहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम थी उसके साथ में भी गोताखोरों के साथ में सर्चिंग वगैरह करवाई जहाँ जहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हम लोगों को लग रही थी। कुछ आगे जो है वो नरसिंहपुर के आसपास के जंगलों में भी छोटे सर्च ऑपरेशन भी हम लोगों ने करवा लिए थे कि इन केस ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल गिर गया और उसके बाद में कुछ लड़की के साथ में हुआ हो। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ थी इसको हम लोगों ने 1-2 दिन के अंदर रूल आउट करना स्टार्ट कर दिया। 8, 9, 10, 11 जो है ये टाइम हमारा मेन जो फोकस था वो ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए चला गया। उसी बीच में हमारी जो सीसीटीवी कैमरे की टीम थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए टाइम लगता है, तो हम लोगों ने सबसे पहले भोपाल से लेके कटनी तक के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो जो कैमरे चल रहे थे, क्योंकि इसमें अभी स्टेशंस के भी काम चल रहा है, कुछ कैमरे बंद पड़े हुए थे, कुछ मैक्सिमम कैमरे चल भी रहे थे, तो उनके सारे फुटेजेस जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर करना स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले स्टोर कर लिया, उसके बाद हमारी एक टीम बैठकर जो है वो पूरे सीसीटीवी कैमरे फास्ट फॉरवर्ड करके देखना शुरू कर दिया कि कहीं पे लड़की दिख रही है क्या। अब उसके अंदर हमारा एक क्राइटेरिया था कि लड़की ने जो कपड़े पहने हुए, लड़की जब कद काठी है उसके हिसाब से उसको सर्च किया जाए। और एट द सेम टाइम हमारी साइबर टीम उसके ऊपर काम कर रही थी कि भाई लड़की का CDR और जो IPDR है उसके एनालिसिस पे कहीं पे कुछ क्लूज मिलते हैं क्या। अब IPDR का तो जो बंद हुआ था उसके आधार पे तो हम लोगों ने सर्चिंग कर ली, मगर CDR में जो लड़की जो उसकी फ्रीक्वेंट कॉलिंग पार्टीज थी उसको हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाना स्टार्ट कर दिया, पूछताछ करना स्टार्ट किया। जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ करी तो उसमें से काफ़ी कुछ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा था जिससे लड़की का कोई घनिष्ठ, मतलब जो एक यंग लड़का हो जिससे घनिष्ठ संबंध हो, बात कर रही हो, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं निकल रहा था। मैक्सिमम कॉलिंग जो है वो अपने माँ के साथ में और बाकी 1-2 जो कुछ उसके NSUI की जब वो छात्र लीडर थी तो उस टाइम पे जो लड़कों के इनके साथ में संपर्क में थी, उसके परिवार के जो उसको भाई बहन मानता है, उन लोगों के साथ उनके कांटेक्ट निकल के आए। उनसे भी हम लोगों ने काफ़ी पूछताछ करी मगर उससे कुछ निकल के नहीं आया। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो CCTV कैमरा वगैरह उसमें हमारा कुछ नहीं निकल के आया। फिर हम लोगों ने उसको जो है वो एरिया ब्रॉडन करना स्टार्ट किया। उसके अंदर हम लोगों ने जो है उसको 6-7 महीने की CDR निकाली, जिसके अंदर हम लोगों को एक नंबर फिर स्ट्राइक हुआ था जिसमें उसने लंबी लंबी बातें की थी सिर्फ जनवरी महीने में, मगर जनवरी महीने के बाद में कोई बात नहीं थी। पर उस नंबर को जब हम लोगों ने देखा तो वो नंबर लगातार वो इंदौर के आसपास ही था, तो उस पर कोई सस्पिशियस टाइप का लग नहीं रहा था कि जब वो लड़की गुमी है तब वो इंदौर में ही है और कुछ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है। उसी टाइम पे लड़की के परिवार की तरफ से एक जानकारी भी आई थी कि लड़की जब कहीं पे भी जाती थी अकेले तो जिस भी गाड़ी के में जाती थी तो गाड़ी का नंबर और उसके ड्राइवर के बारे में बता देती थी। तो वो ड्राइवर को उन्होंने कॉल किया था तो उसका नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। और हम लोगों ने उसके CDR में देखा तो वो ड्राइवर से उसकी बातें भी दिखी, मगर अनयूजुअल टाइप की बातें नहीं थी। 15, 20, 25 बार उसकी कॉलिंग थी, छोटी कॉलिंग थी। तो उसको हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया। उसका नाम था तेजिंदर। तेजिंदर को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये हमने तीसरे दिन करना शुरू कर दिया था। लगभग 8 तारीख को कायमी हुई थी, 9, 10, 11, 12 के आसपास में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आई और उसको हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया। जब तेजिंदर को देखा तो तेजिंदर का मूवमेंट जो है वो बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा था कि जब लड़की इंदौर में है वो भी इंदौर में है। लड़की जो है वो ट्रेन में बैठी तो उसके बाद में तेजिंदर भी जो है वो इटारसी की तरफ मूवमेंट हुआ है। और जब लड़की जो है वो 12:10-15 के आसपास में जब वहाँ पर पहुँची है इटारसी में, तो उसी टाइम पे तेजिंदर जो है वो भी एक टैक्सी ड्राइवर उसी रेलवे स्टेशन के आसपास में घूम रहा है। मगर एक अलग और चीज़ नज़र आई कि 3 बजे के आसपास एकदम से तेजिंदर का मूवमेंट स्टार्ट होता है और सीधा जो है वो दिल्ली की तरफ वो मूवमेंट कर देता है। अब ये देखकर हमारी होप्स उस टाइम पे जाग उठी कि कहीं ना कहीं जो है ये लड़का इसके साथ में कनेक्शन में है।
फिर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग ये, क्योंकि रात में हम लोग कर चुके थे, दिन होते ही हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो रूट हमारे पास में आया था उसका, उसमें जो टोल नाके थे उस टाइमिंग के हमने सारे के सारे सीसीटीवी कैमरों के डिटेल्स लेना शुरू कर दिए 2-3 टोल नाके की, ताकि उसके अंदर हमें पता चले, हम स्ट्रीमलाइन कर सके कि कौन सी ये गाड़ी है जिसके अंदर ये व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है। मगर उसी टाइम पे हम लोगों ने लोकल पुलिस से भी बात करना शुरू करी कि भाई तेजिंदर नाम का व्यक्ति जो है वो यहीं पे कहाँ रहता है। तो हमें पता चला कि वो इटारसी रेलवे स्टेशन के आसपास ही रहता है। लोकल पुलिस से बात करने के बाद पता चला कि उसी दिन, उसी रात को दिल्ली पुलिस जो है वो इटारसी में आई थी और उन्होंने लोकल पुलिस को सूचना देकर तेजिंदर नाम के उसी टैक्सी ड्राइवर को लगभग रात के 3 बजे के आसपास में वहाँ से उठाकर उसको लेके गई है दिल्ली। और अभी जो है वो उसकी कार्यवाही वगैरह चल रही है। और उसको कोई धोखाधड़ी का केस था जिसमें उसने अपने टैक्सी एजेंसी की जो गाड़ी थी वो बिना उनसे बात किए उसको कहीं पे बेच दी, खुर्द-बुर्द कर दी और उसका पैसा जो है उसने उसके साथ धोखाधड़ी कर दिया। तो उस मामले में उसको जो है वो पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली गई। जैसे ही वो जानकारी में आया तो फिर हमारी सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एकदम से ये हो गया कि अरे यार ये तो कुछ अलग ही एंगल है, ये तो अपना एक फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है। और रहता भी वो उसी जगह पे था जहाँ पे इटारसी रेलवे स्टेशन था, उसी जगह पे उसका रहने का घर भी था, उसके चाचा का घर था जहाँ पे वो रहता था। घर की हम लोगों ने सर्चिंग वगैरह किया मगर वहाँ पे कुछ मिला नहीं। उसके बाद में फिर हमने उस पॉइंट को वहीं पे छोड़ा और आगे और जो है हम लोग काम करना शुरू किए। 6 महीने का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो हम लोगों ने CDR वगैरह निकाला था, अभी IPDR में हम लोगों ने फिर और लंबा निकाला उसका। फिर जब उसके अंदर हम लोगों ने IPDR में एक नंबर ट्रैक डाउन किया, उस नंबर को जब हम लोगों ने मिलान किया तो वो जनवरी में जिससे सबसे ज़्यादा बात कर रही थी उससे वो मैच खाया। और मैच होने के बाद में फिर हमें पता चला कि एक सारांश नाम का कोई लड़का है जो इंदौर में उसका मतलब मैक्सिमम टाइम रहता है और लगातार उसका वहीं पे है। तो फिर हम लोगों ने फिर भी उसका मूवमेंट, क्योंकि वहाँ से कहीं हो नहीं रहा था, उसकी और CDR वगैरह निकाली, उसको देखा। फिर हमें पता चला कि इसका जो कनेक्शन है वो तेजिंदर के साथ है। फिर अगेन हम लोगों के होप्स जागे कि अच्छा ये कहीं ना कहीं जो है तेजिंदर, सारांश और ये लड़की जो है वो आपस में मिले हुए हैं। फिर उसके बाद उसके नाम पे जितनी भी सिम्स और सारी चीज़ें थी वो हम लोगों ने निकाली और भी हम लोगों को एक आध एक सिम मिली जो उसके पिताजी के नाम पे निकाली हुई थी। और वो सिम निकालने के बाद में उसका मूवमेंट जो है वो हम लोगों को अनयूजुअल दिखा कि वो इंदौर से हैदराबाद जा रहा है, हैदराबाद से दिल्ली आ रहा है। इस तरीके का वो उसके पिताजी के सिम का मूवमेंट दिख रहा था। फिर लड़के को हम लोगों ने जो है वो अराउंड ये सब इन्वेस्टिगेशन करते करते डेटा जो है वो आते आते हम लोगों को अराउंड 15 अगस्त के आसपास में, 15-16 अगस्त के आसपास में ये डेटा हमारे पास में कंपाइल हुआ। पूरा के पूरा डेटा को हम लोगों ने निचोड़ के जब निकाला तो हमें लगा कि यार कहीं ना कहीं जो है इस लड़के का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। पार्टियाँ रवाना की गई 16 तारीख को या 17 तारीख को ऐसे कुछ। सारांश को जब पार्टी लेने के लिए गई और उसके बाद में फिर उसको वहाँ से राउंड अप करके लेके आए। रास्ते में पूछताछ हुई, पूछताछ में उसने तेजिंदर के बारे में पता होना बताया और फिर धीरे धीरे जो है वो परतें खुलती चली गई। जब उससे और अच्छे से पूछताछ हुई, क्रॉस क्वेश्चंस हुए तो उसमें फिर चीज़ें निकल के आई कि लड़की जो है वो इसी के साथ में वहाँ से निकली थी और कैसे निकली थी उसने पूरी की पूरी कहानी बताना शुरू किया। और जब अभी लड़की कहाँ पर ये पूछने पे फिर पहले तो उसने बताया कि मतलब अलग से अलग गुमराह करता रहा, उसके बाद फिर वो क्लियर हुआ कि वो लड़की जो है वो नेपाल में काठमांडू पे है। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का और जो लगातार हम लोग 12-12 घंटे 24-24 घंटे उसके ऊपर काम कर रहे थे। जो इसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जैसे कि CCTV फुटेज खंगालना, ये एक टीडियस टास्क है। 500,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे जो है लगातार फास्ट फॉरवर्ड मोशन में देखना, जिसके अंदर 20 से 25 लोगों की टीम अलग से लगी हुई है। साइबर सेल का डेटा जो है जिसको आने के लिए 1-1 2-2 दिन लग जाते हैं, जिसमें अगर छुट्टी के दिन हो तो उसमें भी हमें लेट हो जाता है डेटा आना। और उसी बीच में हमारा 15 अगस्त और बाकी छुट्टियाँ भी आ रही थी जिसकी वजह से हम लोगों को डेटा आने में भी और डिले हुआ। उसको एनालिसिस करना और साथ साथ में फिर पार्टी भेजना। जब लाखीमपुर खीरी आप भेजते हो तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, हम लोगों को दिल्ली भेजना है, दिल्ली से फिर वापस बाय रोड वहाँ पर जाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके आधार पे पुलिस ने जो है वो लड़की को पकड़ लिया। दूसरी टाइमलाइन जो है वो लड़की की है, लड़की किस तरीके से भागी। लड़की जो है वो जब ट्रेन में बैठी है तो बेसिकली 30 जुलाई के आसपास से ही परिवार के साथ में खटपट, या उससे पहले से ही खटपट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि परिवार जो है उसके 3 से 4 रिश्ते पहले ला चुका था। लड़की हर किसी को टर्न डाउन कर चुकी थी। उसको जो है वो सिविल जज की तैयारी करनी थी। लड़की एडवोकेट है, 2 साल से जबलपुर में वो प्रैक्टिस कर रही थी। 1 साल उसको इंदौर में हो गया था, कौटिल्य एकेडमी के अंदर वो पढ़ रही थी। जब वो शादी की बात है, इसको शादी करनी नहीं थी।
जब वो उसके पिताजी की 2019 में डेथ हो चुकी है, बड़े पापा जो है वो उसके सर्वे सर्वा मतलब घर के एक बड़े मुखिया की तरह वहाँ पे हैं। और जब शादी का प्रपोजल आया तो उसने ना कहा। ना कहने के बाद में जब अब रक्षाबंधन को 7 तारीख को वो घर पे जा रही थी तो उसके पहले उसकी माँ के साथ में बातें हुई। सीडीआर में भी हम लोगों को ये चीज़ें एकदम क्लियर थी कि बहुत लंबी लंबी बातें घर पे हो रही है। तो उसमें यही उन लोगों का झगड़ा चल रहा था कि मैं शादी तो नहीं करूँगी अभी। माँ ने उसको साफ कह दिया था कि अब की बार तुझे शादी करना ही है और वहाँ से तू वापस आ जा, सामान वहीं पर रहने दे, अब तू वापस नहीं जाएगी, यहाँ से सीधा जो है वो तेरी विदाई होगी। इस तरह और ये तरीके का जो एटमॉस्फेयर है लगभग हर किसी घर में होता है, हर घर में चलता है, ये छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। मगर फिर जब लड़की का एकदम क्लियर ओपिनियन हो गया था कि किसी भी हाल में मैं जो है वो अभी शादी नहीं करूँगी, तो जो उसका दोस्त था एक सारांश जोगचंद और तेजिंदर सिंह, ये दोनों जो है वो उससे पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे। इंट्रोड्यूस क्यों हुए? तो लगभग 8 महीने पहले जो है वो सारांश जोगचंद इसी सेम ट्रेन में इंदौर बिलासपुर की जो ट्रेन थी उस ट्रेन में जब लड़की सफ़र कर रही थी अपने क्लाइंट के साथ में, तो उस टाइम पे सारांश जो है वो उसकी ट्रेन के सामने की सीट पे बैठा हुआ था। जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे तो सारांश को समझ में आ गया कि लड़की जो है वो एडवोकेट है। अब सारांश के घर में एक 498 का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब बेसिकली जो दहेज प्रताड़ना वाला प्रॉब्लम चल रहा था। उसके बहन की या भाई की कुछ शादी हुई थी, उस केस के सिलसिले में उसने लड़की से बात की। बात करने के बाद में इसने कुछ लीगल उसको बातें समझाई और अगर एडवोकेट की ज़रूरत होने पर बताया कि भाई बताना मुझे। तो इस तरीके से उनके नंबर एक्सचेंज हुए तो उनकी बातें होने लग गई। फिर वो उससे अच्छा दोस्त बन गया। अब जब लड़की जो है वो केस के सिलसिले में बाहर जाती थी तो उस टाइम पे उसको गाड़ी वगैरह हायर करती थी, जाती थी। तो सारांश ने अपना एक दोस्त था तेजिंदर सिंह करके, ये तेजिंदर जो है वो पंजाब का रहने वाला है और इंदौर में ये 2022-23 में 2 साल तक सारांश के साथ में हॉस्टल में रहा है। इनका आपस में पैसों का लेन देन भी था, 2-2.5 लाख रुपए उसने सारांश से लिए हुए थे। तो सारांश ने क्या किया कि तेजिंदर को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, इसके पास में जो है वो गाड़ी वगैरह चलाता है, तो ये लड़का अगर तुम्हारे साथ में रहेगा तो एक सेफ भी रहेगी और उसके बाद में फिर कहीं पे भी जा भी सकती है। तो तेजिंदर इस तरीके से उसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ आज के 4-5 महीने पहले। कहीं पे भी वो अगर कई केस में जाती थी तो तेजिंदर के साथ में जा रही थी, तो तेजिंदर से दोस्ती हो गई। ऐसे करके इन तीनों की दोस्ती हुई। अब 7 तारीख की घटनाक्रम से पहले जब ये लोग आपस में मिले थे उसी टाइम पे लड़की ने अपने दोस्तों से ये बात की, हरदा में एक ढाबे पे खाने खा रहे थे उसी टाइम पे, कि अगर माँ नहीं मानती है तो मैं घर से भाग जाऊंगी, और अगर भागे तो किस तरीके से। तो पूरा वो प्लान बना कि ऐसा कोई स्टेशन चुना जाए जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को हम लोगों को डॉच करता आएगा। तो क्योंकि तेजिंदर जो है अब अपने चाचा के साथ इटारसी रेलवे स्टेशन के पास ही रह रहा था, तो उसने सजेस्ट किया कि भाई इटारसी पे तुम उतर जाना, वहाँ पे सारे कैमरों को बाईपास करते हुए मैं तुमको आउटर से बाहर लेके चला जाऊँगा। तो ये डिसाइड हो गया कि इटारसी के पास जो है वो उतरना है। और अगर सीसीटीवी कैमरे में फिर भी अगर नहीं दिखे तो भाई पूरा के पूरा हुलिया जो है वो चेंज करना है, तो कपड़े चेंज करने रहेंगे। तो कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर से लेके आएगा अलग से, वो तेजिंदर को जो है वो नर्मदापुरम में पहले ही दे देगा। नर्मदापुरम में जो है वो तेजिंदर ट्रेन में चढ़ जाएगा और ट्रेन में चढ़ने के बाद में नर्मदापुरम से इटारसी के बीच में लड़की कपड़े चेंज करके और किसी अलग बोगी से जो है वो नीचे उतर के और सीधा आउटर एरिया से बाहर निकल जाएगी। 7 तारीख को 4 बजे जो है मतलब 4 PM को लड़की ने अपनी माँ से बात करी, वापस उसको समझाने का प्रयास किया। काफ़ी लंबी बात हुई, माँ ने साफ मना कर दिया इस बार शादी करनी ही करनी है। लड़की ने फ़ोन रखा, उसके बाद में ये डिसाइडेड था कि प्लान के तरीके से ही काम करना है। लड़की जो है वो ट्रेन में बैठी, ट्रेन से निकली बहुत ही नॉर्मल रूटीन में, सारा सामान उसने वहीं पे छोड़ा। तेजिंदर नर्मदापुरम में आया, सबके कपड़े वपड़े दिए, उसने चेंज किया। A2 जो कोच है वहाँ से लड़की बाहर निकली, सारे कैमरे को डॉच करते हुए जो है वो आउटर एरिया से बाहर निकली। बाहर जो है वो XUV में सारांश उसका इंतज़ार कर ही रहा था और सीधे वो गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठने के बाद में ये लोग शुजालपुर गए। 7 तारीख की रात को 7-8 की दरमियानी रात को ये घटनाक्रम हुआ है। 8 तारीख को सुबह ये शुजालपुर पहुंच गए। वहाँ पे पहले से ही एक रूम रेंट पे लेके रखा हुआ था, पर कोइंसिडेंटली जो रूम रेंट पे लिया हुआ था वो किसी एक पुलिस वाले का ही था। अब जब मामला एकदम से दूसरे तीसरे दिन बहुत ज़्यादा उछला और पेपर में आने लग गया, तो लड़की का ये सोचना था कि अब क्योंकि ये पुलिस वाले का ही रूम है तो ये पॉसिबिलिटी कि मैं जल्दी पकड़ी जाऊंगी, तो इसीलिए उन्होंने तत्काल वो रूम छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में उन्होंने पहले तो गाड़ी में इधर उधर ट्रैवल किया। एक बार वो सीहोर गए, सीहोर से वापस आए, वापस सीहोर गए, वापस आए। एक दिन तो उनका इसी में चला गया। 9 तारीख की शाम को जो है ये लोग चले गए वापस बुरहानपुर की तरफ। बुरहानपुर खंडवा की बॉर्डर से जो है वहाँ पे एक देश
एक जगह का नाम है, वहाँ पर ढाबा वाबा है, वहाँ पे एक बस स्टॉप है। तो उस बस स्टॉप से इन लोगों ने जो है एक बस पकड़ी सीधे हैदराबाद की। कारण उसका ये था कि अगर मध्य प्रदेश में रहेगी, हिंदी भाषी के एरिया में रहेगी, तो परिवार वालों का काफ़ी कांटेक्ट है, लड़की कहीं पे भी पकड़ी जा सकती है। तो उसने सोचा कि भाई कोई दूसरी भाषा की जो स्टेट है वहाँ पर मैं चली जाती हूँ। तो ये लोग चले गए सीधा हैदराबाद। हैदराबाद में ये लोग जो है वो 2 दिन रुके, 2 दिन 1 रात रुके। लगभग 10 तारीख को यहाँ से निकले होंगे, 11-12 को वहाँ पे रुके हैं। 12 होते होते शाम तक जो है वो इनको लगा कि ये मामला और नेशनल मीडिया में भी आने लग गया है। तो इसका ये सोचना था कि मुझे जो है अब तो ये देश से बाहर ही जाना है। अब देश से बाहर जाना है तो क्योंकि इनकी पहले जो बातें होती रही है सारांश के साथ में, तो सारांश ने उसको कभी बताया था कि नेपाल में उसका एक कस्टमर बेस भी है, ड्रोन का जो ये काम करता है, तो उसका कांटेक्ट है। तो लड़की ने उसको बोला कि भाई नेपाल में तुम्हारा कांटेक्ट है तो क्या हम नेपाल जा सकते हैं? वो बिल्कुल हाँ। फिर सीधे ये लोग जो है वो हैदराबाद में इन्होंने वापस बस पकड़ी। ये देखने वाली बात है कि कहीं पे भी इन्होंने ट्रेन का सहारा नहीं लिया, क्योंकि जीआरपी में मामला चल रहा था। हो ना हो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है कि नहीं यार, अब हमें जो है वो ट्रेन अवॉइड करना है, बस से चलना है। हैदराबाद में ये बस में चढ़े। बस में चढ़ने के बाद में फिर ये महाराष्ट्र होते हुए राजस्थान सिरोही होते हुए जोधपुर गए। जोधपुर में इन्होंने खाना वाना खाया, थोड़ी देर रुके और उसके बाद में फिर जोधपुर से चले गए दिल्ली। दिल्ली में जो अक्षरधाम वाला जो एक मॉडल बना हुआ है, जैसे गुजरात में वैसे ही एक अक्षरधाम का एक दिल्ली में बना हुआ है। वहाँ से उन लोगों ने एक टैक्सी की। टैक्सी करने के बाद में यूपी से लाखीमपुर खीरी होते हुए धनगढ़ी करके जो एक एरिया है नेपाल में, वहाँ तक गए। और वहाँ से वो ये 14 अगस्त की बात है, जब 14 अगस्त को वहाँ पर पहुँचे और 14 अगस्त को वहाँ पर 1 रात रुके वहाँ पर। और उसके बाद में फिर काठमांडू में जो अपना उसका क्लाइंट था उससे बात करके उसने रूम की व्यवस्था करवाई। काठमांडू गए। काठमांडू में जो है वो लोग उसको रुकवाया। 15 तारीख को जो लड़का है वो वापस आ गया वहाँ से दिल्ली से फिर वापस भोपाल आ गया। 16-17 को यहीं पे रुका। 16 की शाम तक पुलिस को, क्योंकि हम लोगों को वो पकड़ में आ ही गया था, 17 को हम लोगों ने इसको उठा के गिरफ्तार करके पूछताछ करी। उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो लड़की के कांटेक्ट में आए और जैसे कि मैंने पिछली टाइमलाइन में कहा था आपको कि लड़की को जो है वो हम लोग भोपाल लेके आ गए। इस तरीके से ये पूरा के पूरा केस जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किया। जब वो लड़की को सारांश लेने के लिए इटारसी में आया था, तो वो एक अपने साथ में एक उसके मुंह बोले चाचा को लेके आया था। तो वो ये बोल के लेके आया था कि भाई तेजिंदर से मुझे 2-2.5 लाख रुपए लेने हैं, तो रात का वक्त है, लगभग 12-1 बजे हुए हैं, तो कोई एक आदमी साथ में होना चाहिए। तो इस तरीके से तो उसको भी हम लोगों ने राउंड अप करके उसकी भी बयान ली है उसके अंदर, तो एक उनको भी हम लोगों ने राउंड अप किया था। उसके बाद फिर जिसके घर में वो रूम रेंट पे रहे थे, तो उसको भी हम लोगों ने उठाकर पूछताछ की थी, उनके भी बयान हम लोगों ने लिए हुए हैं। और बाकी अगर हम लोग बात करें कि किन किन लोगों को हम लोगों ने टच करके उनसे पूछताछ की है, तो जितने भी लोगों के साथ में लड़की ने बातें की है, तो जैसे एक उनका NSUI में जो उसके साथ में काम करता था, एक अजय खटीक नाम का लड़का है, उसके साथ उसकी भी हम लोगों ने अच्छी खासी पूछताछ की है। शक जाहिर, पहले हम लोगों को उसके ऊपर भी शक था, तो उससे भी हम लोगों ने पूछताछ करी है। तो ऐसे साथ साथ में उसकी जो दोस्त थी, उसके रूम पार्टनर्स थी, उनके साथ भी हम लोगों ने बात करी कि भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं था जिसके साथ इसका लगातार बोलना था, आना जाना था, तो उनसे भी हमने पूछताछ करी है। राम तोमर का एक नाम हमारे पास में आया था, मगर क्योंकि उसका कोई विशेष ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें क्लियर हो गया था कि वो नहीं है, और कुछ केसेस के बारे में जो है वो ये कांटेक्ट में आया था, और कहीं पे भी उसका इंटरेक्शन, मतलब एक साथ एक जगह पे आना और बात करना वो नहीं दिख रहा था। तो उसको हम लोगों ने सबसे लास्ट में रखा था कि इससे सबसे लास्ट में पूछताछ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया था। ये कैरेक्टर्स थे जिन लोगों के ऊपर हमारी पूरी एक ये इन्वेस्टिगेशन डेवलप हुई थी। बाकी मेन तो हमारा सर्चिंग और बाकी चीज़ों के अंदर पूछताछ में हम लोगों ने ये ज़रूर है कि वो जिस कोच में थी, उस कोच में जितने भी लोग थे, जो लड़कियां थी, तो ऐसी 4 लड़कियों के साथ में हम लोगों ने पूछताछ करी थी कि कब कब वो तुम्हें कहाँ दिखी, कहीं पे उतरी तो नहीं थी, कहाँ पे थी, एक्सेट्रा। टीसी के साथ हम लोगों ने पूछताछ की थी, अटेंडर के साथ में हम लोगों ने पूछताछ की थी। वहाँ पे उस कोच के अंदर जो वेटिंग लिस्ट के जो लोग थे, क्योंकि उस टाइम पे पंडित मिश्रा जी की कथा जस्ट ख़त्म ही हुई थी और रक्षाबंधन का सीज़न शुरू होने वाला था, तो सब लड़कियां जो है, सब बहनें अपने भाइयों के लिए अपने अपने घर जा रही है, तो एक माहौल होता है, ट्रेन में लगातार भीड़ होती है, तो काफ़ी वेटिंग भी थी। तो वेटिंग में क्या होता है कि आदमी घूमते फिरते रहता है, तो जहाँ पे उसको खाली सीट दिखती है तो उस खाली सीट को टारगेट करके वो ट्राई करता है कि ये सीट मुझे मिल जाए।
तो हमने बीच में ये भी ट्राई किया कि जितने भी वेटिंग लिस्ट के लोग थे उन सब लोगों से संपर्क करके कि भाई B33 को किसी ने टारगेट किया था क्या, क्योंकि अगर उसको वो खाली सीट दिखी है तो उसको किस स्टेशन पे वो खाली सीट दिखी है, ताकि हम लोग पिन पॉइंट कर सके कि अच्छा अगर इसको नरसिंहपुर में खाली दिखी है तो इसका मतलब है अब हम लोगों को इटारसी तक किसी ने इसको देखा है, नरसिंहपुर में ये दिखी नहीं है, इसका मतलब इटारसी तो नरसिंहपुर के अंदर कहीं पे हुई है। सबसे पहले तो जिस ट्रेन के अंदर वो ट्रैवल कर रहे थे उस ट्रेन में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हमने बहुत स्टार्टिंग में ही इसको जो है वो निकालना शुरू कर दिया था, मगर क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं ट्रेन के अंदर, तो इसीलिए वो हमें वहाँ पे कहीं पे भी कोई लीड नहीं मिल पाई। दूसरा, सीसीटीवी कैमरे जैसे अपन बात कर रहे हैं कि रूट्स वगैरह की, तो देखो सीसीटीवी कैमरे का अपना एक महत्व है। इन्वेस्टिगेशन में जब आप स्टार्ट करते हो इन्वेस्टिगेशन, तो आप ये पिन पॉइंट करते हो कि जिस कैरेक्टर को आप ढूंढ रहे हो या जिस जिस चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वो उसका मूवमेंट किस तरफ है। और क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पूरे इंडिया में तो करोड़ों होंगे, अब करोड़ों कहाँ से, इस समुद्र में से कौन से मछली को आप पकड़ोगे या किस मछली को टारगेट करोगे तब आपका जो है वो गोल पूरा होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अर्चना तिवारी केस में अर्चना तिवारी कहाँ से निकली, किस जैसे हमें ये पता चल गया कि उसका मोबाइल जो है इटारसी के आसपास में बंद हुआ, तो अब हमारा टारगेट हो गया कि इटारसी का स्टेशन का सीसीटीवी कैमरे। अब उन सीसीटीवी कैमरों को हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं। अब जब तक उसमें वो पहली लीड नहीं मिलती जिसमें अर्चना तिवारी दिख रही हो, तब तक आगे का कोई कैमरा हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इटारसी से निकलने के ढेरों रास्ते हैं। अब किन किन रास्तों के ऊपर किन किन जगहों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाए, तो अगेन वो ऐसा हो गया कि अंधेरे में हाथ मारने जैसा हो गया। राम तोमर का किस्सा एक्चुअली क्या था कि जो राम तोमर की न्यूज़ मीडिया में आई थी वो ये केस जो है वो जीआरपी भोपाल के पास है, रानी कमलापति में कायम हुआ है। तो जो मेरी टीम मेरे अंडर में काम कर रही है, उन्होंने कभी भी राम तोमर के पास में हम लोग गए नहीं, क्योंकि हमें लगभग क्लियर था कि वो इस पिक्चर में है ही नहीं। लड़की से बात ज़रूर उसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा कॉन्टैक्ट था, एक कुछ टिकट विकेट के बारे में भी था, मगर एज सच उसका जो है वो लोकेशन कोलिवुड टाइप का नहीं हो रहा है। और क्योंकि हमें एक सही डायरेक्शन में जा ही रहे थे, सारांश और ये सब चीज़ें हमें मिली गई थी, मगर उसी टाइम पे जो है वो कुछ लैक्यूना कहो या कुछ कहो, एक अलग जहाँ पे परिवार वाले कटनी में रहते हैं, तो कटनी में उन लोगों ने संपर्क वंपर्क किया होगा, तो वहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। उन लोगों को लगा कि राम तोमर है, तो उन्होंने वहाँ के जीआरपी से मदद मांगी, तो वो लोग वहाँ पर पहुँच गए और वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो उस टाइम पे वो एकदम से मीडिया में आया और वो थोड़ा सा हाइप हो गया उसका, मगर उस टाइम पे ये ज़रूरी था कि उसको डिनाई करना, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग लड़की के कांटेक्ट में लगभग आ चुके थे। और फिर क्या है कि अगर इस तरीके की न्यूज़ वगैरह अलग से चलती है और उस जो कि लड़की उसमें काफ़ी ससेप्टिबल इसमें रहती है, जब वो आपके अप्रोच में नहीं होती है, तो वो आपसे दूर है, बहुत दूर, जब तक वो आपकी कस्टडी में नहीं आती है, तो अगर वो कुछ कर लेती ये कि भाई अब मेरा नाम तो इससे भी जुड़ गया, उससे भी जुड़ गया, ये भी हो गया, गलती हो गया वगैरह वगैरह, आदमी उस टाइम पे क्या सोचता है आपको नहीं पता। हमारा प्रयास ये था कि जो लड़का उसको लेके गया है उसी के थ्रू बात करना। मेन तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उसी के थ्रू हमारी बातें जो है वो कम्युनिकेट करवाई, क्योंकि आदमी जो है वो जिससे उसकी दोस्ती होती है, जिससे वो विश्वास रखता है, उसकी बातों पे ज़्यादा विश्वास रखता है। जब कुछ इस तरीके के प्लानिंग करके अगर कोई व्यक्ति भागा है या कुछ गलत किया है उसने, उसको लगता है ऐसा गलत किया है, तो उस टाइम पे लोगों का उस व्यक्ति का पुलिस पे विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि यार बस मुझे पकड़ लेगी, मुझे ऐसे कर लेगी। तो प्रयास हमारा यही था कि जो उसका साथी है ये सारे काम के अंदर, उसके थ्रू उससे कांटेक्ट किया जाए। हम लोगों ने उसी के थ्रू कांटेक्ट किया, उसी के थ्रू बातें करवाई उससे और उसको मनाया वापस आने के लिए। टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आए हम लोगों को, क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड्स वगैरह नहीं थे, तो वहाँ से उसके एम्बेसी में बात करनी पड़ी, वहाँ पे समझाना पड़ा, थोड़ा सा उसको भी सांत्वना देनी पड़ी। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ से उसके आईडी कार्ड वगैरह भिजवाए, कुछ कॉन्टैक्ट से बात कर कुरा के उसके टिकट्स करना वहाँ पे करवाए और उसको वापस लेके आए। क्योंकि इंडिया में तो हम लोग कहीं पे भी बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, एक ही नियम है, एक ही कानून है और हम लोग उसको समझते हैं। मगर जैसे ही फॉरेन कंट्री आती है तो उसमें हम लोगों को और भी संजीदगी से और भी सूझबूझ के साथ में काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वहाँ मामला अटक जाएगा तो फिर वापस वो एक प्रॉब्लम का ही बनेगा।
क्योंकि मामला मीडिया में अच्छा खासा चल रहा था उसको, और घर घर में मेरे ख्याल से ये चल रहा था कि अर्चना तिवारी गई कहाँ पे है। तो और परिवार वालों ने भी कहा कि भाई कोई जो भी जानकारी देगा तो इनाम मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन फ्लड होना स्टार्ट हो गई थी कि अरे अर्चना जैसी लड़की जो है वो इंदौर रेलवे स्टेशन पे दिख गई, अरे वो जो है वो उज्जैन में दिखी है, अरे ये जो है ये सागर में दिखी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो आना स्टार्ट हो गई। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम तो लगातार इन्वेस्टिगेशन, हमारा तो पूरा टाइम इन्वेस्टिगेशन में जाता है, तो हम लोग पता होता है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके की फेक टाइप की आती भी है, हम बहुत तेज़ी से उसको जो है वो सॉर्ट आउट भी करते हैं। मगर प्रॉब्लम तब होती है जब ऐसी इन्फॉर्मेशन परिवार की तरफ से आती है। तो ऐसे हमारे पास में लगभग उस टाइम पे लगातार 2 दिन तक तो ऐसी इन्फॉर्मेशन का फ्लड आया था कि यहाँ दिखी, यहाँ दिखी, यहाँ दिखी। मगर फिर भी हम लोगों ने हर एक इन्फॉर्मेशन को जो हमसे बन सका उसको हम लोगों ने चेक करवाया, उसको वेरीफाई करवाया और फैमिली को इंश्योर करवाया कि आप जो बताएंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है आप शेयर करिए, हम उसको प्रॉपरली वेरीफाई करवाएंगे। ये हमारा कानून है, और जब हमारा एक वयस्क लड़की अपने आप सूझबूझ से कहीं चली जाती है बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, और उसके साथ अगर कुछ गलत होता नहीं है और उसकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होती है और वो मिल जाती है और वो बोलती है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है और ना ही मैं किसी के बहकावे में ना किसी केस में गई थी, तो उसमें कोई केस नहीं बनता। क्या है कि कानून जो होता है ना वो किसी एक पर्टिकुलर केस को देखकर नहीं बनाया जाता, वो जो है वो एक चंक को की देख के बनाया जाता है। जैसे ऑल ओवर इंडिया अगर इस तरीके के मिसिंग पर्सन रिपोर्ट आते हैं तो उसमें से ऐसे कितने केस होंगे जो इतने हाइप होते हैं और इतने तेज़ी से जो है उसके ऊपर ये रिसोर्स लगाए जाते हैं। आप देखिए मैक्सिमम जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स आती है, जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट जो कि 18 साल से ऊपर की लड़कियां हैं, उसमें से बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो परिवार वालों को पता होता है कि किसी लड़के के साथ में गई होगी, या फिर शादीशुदा लड़की होती है जो पति को पता होता है कि यार उनकी बन नहीं रही है तो झगड़ा करके चली गई होगी। तो ऐसे मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होती है। अब अगर कोई कानून बनाए कि भाई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट के अंदर अगर लड़की मिल जाती है तो अगर वो अपने खुद से गई है तो उसके ऊपर कायम ही हो, तो कानून किसी एक पर्टिकुलर केस को डिस्टिंग्विश करते हुए नहीं बनेगा, वो सबके ऊपर बनेगा। फिर ऐसे केसेस में क्या, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेस पुलिस के लगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो वही वाली बात है कि ये स्टेट के रिसोर्सेस है और ये जनता के लिए है, लोगों के लिए है। आज एक केस ऐसा आया हुआ है जिसमें जो मिसिंग पर्सन है वो खुद ही उसके अंदर इस तरीके का मास्टरमाइंड है, उसने खुद ने ऐसा किया। मगर ऐसा और भी केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा, जिसके अंदर हो सकता है कि कुछ अलग चीज़ होगी, जिसके अंदर हो सकता है कि वो किसी चीज़ से प्रताड़ित होकर, एक्चुअल में प्रताड़ना पाकर, मारपीट होने की वजह से कहीं से गई होगी, कुछ इशू हुआ होगा। तो चीज़ों को होलिस्टिक तौर पे काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद में बनाया जाता है। और अभी क्योंकि ऐसा कोई कानून है नहीं कि 18 साल से ऊपर की लड़की अगर अपने मन मर्जी से जाती है तो उसके ऊपर कुछ केस किया जाए, तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी केस बनता नहीं है और ना ही बनेगा। ज़्यादा तो बात बताऊं मतलब बताने जैसा नहीं है, बस एक ही चीज़ मैंने कहा है, मतलब इवन उसको भी लड़की को भी कि मैं एक ही मतलब उस दिन भी मैंने उसको एक बात कही थी, और मैं अगर सब लोगों को भी कहना चाहूँगा तो यही बात कहना चाहूँगा, हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं। अगर एक लड़की जो एक छात्र नेता रह चुकी है और उसके बाद एडवोकेट है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, वो अपने फैमिली को क्लियर कट बात करके मना नहीं सकती, समझा नहीं सकती, तो फिर हम लोग नॉर्मल लड़कियों से क्या अपेक्षा रखेंगे? अगर हमको एज अ फैमिली इवॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो बुज़ुर्ग लोग हो और चाहे वो बच्चे हो। तो ऐसे डिसीजंस तभी होते हैं जब आप दोनों के विचार में कोई किसी के ऊपर चीज़ें एनफोर्स करना स्टार्ट करता है और दूसरा बहुत भयंकर तरीके से रेजिस्ट करना स्टार्ट करता है। आप समझ रहे बात को? जब रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है और टसल होती है तो चीज़ें टूटना तय है। उसको आप फैमिली की बॉन्डिंग से जो है वो ऑयलिंग करना स्टार्ट करो।